गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। एनपीओ के एक क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को ना दो ट्रांजैक्शंस में डाउट आ रहा है। देखिए ये वाला जो है ये एक क्वेश्चन है जिसमें बीआरएस को हल्का सा मिक्स किया गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें छोटा सा जो है बीआरएस वाला पॉइंट भी था। तो यहाँ पे डाउट आ रहा है करंट अकाउंट के बैलेंस को समझने में और साथ ही साथ रिपेयर्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। फर्दर हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट हैं और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेलेवेंट बैलेंस शीट। तो चलिए बनाते हैं। एक पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगले पेज पे बैलेंस शीट। तो मैं साथ साथ बनाऊंगी, मतलब साइड बाय साइड बनाऊंगी ताकि आप लोग इकट्ठे देख सको। आप अलग अलग ही बनाओगे। एक पेज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगले पे बैलेंस शीट और तीसरे पेज पर वर्किंग नोट जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। हाँ जी, बना लिया फॉर्मेट, करें स्टार्ट। चलिए फिर सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे। हमारी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, इसको मैंने नंबरिंग कर दी है। तो सब्सक्रिप्शन एंड अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, सब्सक्रिप्शन डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है, ये हमारी एडजस्टमेंट है। आप लोग प्लीज़ एडजस्टमेंट मार्क कीजिए ज़रा। तो एडजस्टमेंट हमारी चल रही हैं सब्सक्रिप्शन के बाद प्रिंटिंग, उसके बाद चेक अनप्रेजेंटेड, ये तो बैलेंस एट बैंक के साथ ही कनेक्ट करेगा। डिपॉजिट और करंट, हमेशा बीआरएस बनती है करंट अकाउंट के साथ। बीआरएस बनाते हुए हमने सीखा था ये पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट, देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। Interest not yet entered in passbook, bonus to groundsman, honorarium। यहाँ पे ये जो 2020 ऑनरेरियम के साथ लिखा है, दिस इज़ एक्चुअली 2021। दिस इज़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021। डन, एडजस्टमेंट्स मार्क हो गई हैं हमारी। इजी एडजस्टमेंट्स को साथ साथ कर लेंगे, मुश्किल एडजस्टमेंट को लास्ट में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ पर जाएगा? दिस इज़ बेसिकली बैलेंस ब्रॉट डाउन।
क्योंकि ये कौन से अकाउंट में है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये, तो कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूँ, जो अमाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट के अंदर हैं वो एक ही जगह पर जाएंगे फर्दर, और जो बाहर एडजस्टमेंट्स हैं वो डबल डबल जगह पर जाएंगी। तो ये बात आप प्लीज़ माइंड में रखें, तभी एंड में बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है, तो कैश इन हैंड रिसीट एंड पेमेंट के अंदर है तो वो एक ही जगह जाना है, वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेके चलते हैं उसे, हमारे वर्किंग नोट में बनेगी ये। कैश हमारे पास है 100। कैश इन हैंड के बाद हमारे पास है बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। थोड़ा सा ज़रा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट याद कीजिए उस वाले एस्पेक्ट को, और आप मुझे आंसर कीजिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो बैलेंस लेके जाते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जो बैलेंस लेकर के जाते हैं, वो बैलेंस एज पर कैश बुक ले जाया जाता है या बैलेंस एज पर पासबुक। हम जो बैलेंस हमारी बुक्स के अंदर दिखाते हैं वो कौन सी बुक्स का बैलेंस होता है। वेरी गुड, दिल खुश कर देता, सबका आंसर। बस एक दिल तोड़ने वाला आ ही गया ये बीच में, नवनीत। बाकी सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस कौन सा जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो नवनीत आप भी इस बात पे ध्यान देना, इस बात को आप ध्यान रखो, हमारी बुक्स में बैलेंस पासबुक का कभी भी नहीं जाता है, हमारी बुक्स में हमेशा कैश बुक का बैलेंस जाएगा। यहाँ पे हमें गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक, और हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट और करंट। तो देखो डिपॉजिट में कोई इशू नहीं होता, जो पासबुक का बैलेंस होता है वही कैश बुक का होता है। सारी दिक्कतें जो हैं वो करंट अकाउंट में रहती हैं। तो करंट अकाउंट को हम एडजस्टमेंट करेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम सिर्फ डिपॉजिट का बैलेंस डाल देते हैं 2230 हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। बैंक बैलेंस, डिपॉजिट अकाउंट 2230, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हमें चाहिए बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको हम लास्ट में निकालेंगे, आगे आते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट पे एक एडजस्टमेंट आ रही है जो अगेन पासबुक से रिलेट कर रही है, बाद में देखते हैं। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस 2600, साथ ही साथ एडजस्टमेंट नंबर 1। सब्सक्रिप्शंस ड्यू यानी कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। तो ये तो बहुत इजी एडजस्टमेंट है, इस पे हमें करना क्या होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपने ध्यान से बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत टाइम लगाया मैंने इस बात को समझाने में। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, एनपीओ में तो बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का है, एनपीओ में तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट ये है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल का है, और ओपनिंग हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि वो इस साल का नहीं है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा करंट ईयर का अमाउंट। इसका मतलब हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलें हम, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस गिवन है 2600,
तो बाय डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस 2600 हमें गिवन है, इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि 100 और माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग नोट में करोगे वो तो बेस्ट है। लेकिन एनपीओ के क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी बड़े रहते हैं, पेपर के अंदर भी बड़े बड़े क्वेश्चंस ही रहते हैं, तो अगर आपको लगे कि नहीं टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आप ये वाला प्लस माइनस अकाउंट के अंदर ही करना। लेकिन ऐसे नहीं जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ये मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं कराया अभी। आप अगर करोगे तो ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अकाउंट के अंदर भी ये लिख देना, ठीक है। तो हमारी डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन आ गई हैं 2550। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन के बाद हमारे पास है रिसीट फ्रॉम टीज़, रिसीट फ्रॉम टीज़। पोस्ट करने से पहले देखना पड़ेगा क्या कोई खर्चा भी हुआ है। टीज़ का मतलब है टी पार्टी, तो हम पेमेंट साइट पे जाएं, देयर इज़ कॉस्ट ऑफ टी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक ही साइट पे दिखाएंगे। हम देख लेते हैं किस साइट पे। रिसीट 300 है और कॉस्ट 250 है, तो नेट क्या है, नेट रिसीट आ रहा है 300 की रिसीट, 250 का खर्चा, नेट 50 का रिसीट है। तो हम इसको दिखाएंगे रिसीट साइट पर, हमेशा इसे सेट ऑफ करके ही दिखाएंगे। ये एक पैटर्न है एनपीओ की अकाउंटिंग का, इसलिए उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैम अगर हम रिसीट अलग से इधर दिखा दें, अगर हम खर्चा डेबिट में दिखा दें तो गलत तो नहीं होगा, होगा, वो यहाँ पर होगा, क्योंकि वो एक पैटर्न है कि हम उसको एक ही जगह पर दिखाते हैं, तो हम उसको वैसे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो हम इसको शो कर देते हैं रिसीट साइड के अंदर, बाय नेट रिसीट फ्रॉम टीज़। और इसका आपको बाइफरकेशन भी दिखाना पड़ेगा, रिसीट 300 एंड कॉस्ट 250। तो नेट रिसीट हमारी आ जाएगी 50। सारे अमाउंट्स एक एक जगह ही जाएंगे क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आ रहे हैं। फिर टी के बाद हमारे पास है कंट्रीब्यूशन टू फेयर। तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर अगेन हम देखेंगे तो फेयर से खर्चा भी है और कलेक्शन भी है। चेक कर लेते हैं, कलेक्शन आ रही है 100 रुपये और खर्चा आ रहा है 400 रुपये, तो यहाँ पे नेट एक्सपेंडिचर हो गया। डेबिट साइड पर आ जाते हैं, टू फेयर्स, एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन। एक्सपेंडिचर 400 है, कलेक्शन आपका 100 है। नेट खर्चा हमारा हो गया है 300। और आगे बढ़ने से पहले हमारा वो सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में भी जाना था, उसको डाल देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग वाला अमाउंट, क्लोजिंग वाला हमने ऐड किया था यानी कि 100, और ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला अमाउंट। नहीं, यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है ना, वो ऑलरेडी अपने साथ बहुत रिक्वायरमेंट्स लेकर के आता है। इस टाइप की एडजस्टमेंट बीआरएस को एनपीओ के साथ लिंक करना, इस टाइप की एडजस्टमेंट पेपर में वैसी टाइम ले जाती है आपके एनालिसिस में कि यार इसमें करें क्या हम, ये तो आपने देख लिया अब, लेकिन पेपर में कुछ नई आएगी तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट को छोड़ दें,
और ये ओपनिंग क्लोजिंग है, इसको आप प्लस माइनस से एडजस्ट करें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन पोस्ट हो गई दोनों तरफ। आगे आ जाते हैं हम उसके बाद सेल ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट आ रही है और इक्विपमेंट हमारा एसेट है, तो इक्विपमेंट अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे, बिना उसके मिसिंग फिगर्स हमें नहीं मिलेंगी। तो हम वर्किंग नोट में जा रहे हैं, सेकंड वर्किंग नोट, इक्विपमेंट अकाउंट। अकाउंट का नाम है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। सेल ऑफ इक्विपमेंट है तो क्रेडिट साइड पर बाय बैंक, अमाउंट हमारा है 80 रुपीज़। इसी के साथ साथ एडजस्टमेंट नंबर 4, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, तो पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 800, साथ ही साथ ओपनिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग अमाउंट हमें गिवन है 1750। पोस्ट करने से पहले चेक करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन लग कर आया है ये अमाउंट, या इस पे डेप्रिसिएशन लगना अभी बाकी है। ये जो 1750 का हमारे पास क्लोजिंग अमाउंट है, इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है या अभी हमें लगाना बाकी है? क्योंकि अगर लग चुका है तब तो ये बैलेंस कैरेड डाउन है, अदरवाइज़ ये बैलेंस कैरेड डाउन नहीं है। तो देखो, ये आप कैसे चेक करोगे कि बैलेंस कैरेड डाउन में डेप्रिसिएशन लग चुका है या नहीं? अगर आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन है, अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है और बैलेंस भी है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन अभी नहीं लगा है, आपको लगाना है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये सीधा सीधा सिस्टम है। आपको शायद लेक्चर में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन, मैं 1 मिनट आपको रेफरेंस दे देती हूँ क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेज 403 पर जो हमारा क्वेश्चन है, MTP 1 में 21 वाला क्वेश्चन, वो भी अगर आपने लेक्चर में देखा होगा तो उसमें भी ये पॉइंट प्रॉब्लम थी कि डेप्रिसिएशन लग के आया है कि नहीं लग कर आया है। ये पॉइंट आपको दिक्कत दे सकता है कि डेप्रिसिएशन लगी है कि डेप्रिसिएशन नहीं लगी है। और इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है डेप्रिसिएशन 10% आप लगाओ, तो इट इज़ लॉजिकल अभी तक नहीं लगी। और अगर क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब डेप्रिसिएशन लग चुकी है। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या कोई डेप्रिसिएशन रेट है, क्या कुछ ऐसा कुछ मेंशन्ड है? नहीं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लग चुकी है। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस 1750। तो बैलेंस CD 1750 ही होगा, मतलब डेप्रिसिएशन छुपी है और वो हमें शायद बैलेंसिंग फिगर की मदद से मिल जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसके अंदर अब लग चुकी है। तो क्लोजिंग बैलेंस 1750, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ले जाते हैं इसे साथ के साथ। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1750। उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम, इसको अकाउंट को हम यहीं छोड़ रहे हैं अभी। हम सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्वेश्चन की, तभी हम इसको क्लोज करेंगे, ये ओपन पड़ा अभी।
आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास है नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। तो क्वेश्चन ने खुद ही लिखा हुआ है नेट प्रोसीड्स हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट 780। रिसीट एंड पेमेंट RNP अकाउंट का अमाउंट है, फर्दर सिर्फ एक जगह पर जाएगा। उसके बाद हमारे पास है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया डोनेशन को कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू नेचर का मानना है। तो देखो जितनी भी स्पेसिफिक डोनेशंस होंगी उनका हमेशा फंड बनेगा। तो क्वेश्चन कहे या ना कहे स्पेसिफिक डोनेशंस का तो फंड ही बनना है। तो ये टूर्नामेंट के लिए आई है तो इसका क्या बनाया जाएगा, टूर्नामेंट फंड। तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड हमारा रहेगा 1000 का। तो आप कह रहे हैं कि एक्सपेंस मानेंगे, इसे नहीं, इसे हम फंड मानेंगे। सारी की सारी स्पेसिफिक डोनेशंस का फंड ही क्रिएट किया जाएगा। तो डोनेशन के बाद फिर आगे चलते हैं ग्राउंड्समैन फ़ी। ग्राउंड्समैन मतलब जो माली, बेसिकली जो ग्राउंड की रखवाली कर रहा है। ग्राउंड्समैन फीस पर एक एडजस्टमेंट है, बहुत इजी। बोनस टू ग्राउंड्समैन इज़ आउटस्टैंडिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम बोनस को भी दिखाएंगे। तो 750 का खर्चा और बोनस 300। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ग्राउंड्समैन की फ़ी ये है हमारी 750 और इसमें ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग बोनस। अगर आप डिसीजन पेपर में ये लेते हो कि ये सारी छोटे मोटे प्लस माइनस आप सारे अकाउंट के अंदर करोगे, उस केस में इनर कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी होगा अमाउंट के लिए। तो फिर आप 2 कॉलम बनाएंगे, अमाउंट का इनर कॉलम और आउटर कॉलम, ठीक है। तो ग्राउंड्समैन फ़ी 750, बोनस आउटस्टैंडिंग 300, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरे साल का गया। साथ ही साथ हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारे ग्राउंड्समैन का आउटस्टैंडिंग बोनस 300। ईयर के बिगनिंग में कुछ नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग में ही है। उसके बाद फिर आगे चलें, मूविंग मशीन। मूविंग मशीन क्या होती है? मूविंग मशीन, अब पहली बार आप सुनोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या होती है मूविंग मशीन। सारी मशीन्स मूविंग होती हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो मूविंग मशीन मतलब जिसको आप इधर उधर ले जा सकते हो, दैट इज़ मूविंग मशीन। मतलब सिंपल मशीन। मशीन लिखा है पेमेंट साइड पर 1500 रुपये, तो क्या है? परचेज़ है। हमने मशीन खरीदी है, तो कहाँ जाएगा ये, कौन से अकाउंट के अंदर? यस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट। तो हमने मशीन खरीदी है, हमारे अकाउंट के अंदर चलते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीन खरीद के लाए हैं टू बैंक 1500। मूविंग मशीन के बाद रेंट ऑफ ग्राउंड, नॉर्मल खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रेंट ऑफ ग्राउंड या ग्राउंड रेंट 250। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टीज हो गया, फेयर्स हो गया। फिर हमारे पास है प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, और इस पर एडजस्टमेंट है, वो ही बहुत ही ईजी, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, कर देते हैं इसको एडजस्ट।
प्रिंटिंग एंड ऑफिस रिसीट एंड पेमेंट से आ रहा है 280 का अमाउंट, और उसके बाद हमारे पास है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 80 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा है 100 रुपीज़। और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग्स हम ले जाएंगे दोनों बैलेंस शीट के अंदर। प्रिंटिंग एंड ऑफिस के बाद फिर हम आगे चल रहे हैं रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट पहला डिसीजन लेना पड़ेगा, रिपेयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनेंगे या इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होंगे। जहाँ पर भी आप रिपेयर्स देखोगे एसेट के ऊपर, सबसे पहला डिसीजन ये रेवेन्यू रिपेयर्स माने जाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएं, या फिर इसे कैपिटल माना जाए, बैलेंस शीट में जाएं। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि इक्विपमेंट में इसको हम ऐड करेंगे नहीं। नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं बोल देता कि रिपेयर्स कैपिटल हैं तब तक आप उसे एसेट में ऐड नहीं करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल रिपेयर्स, सिंपल रिपेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिपेयर्स ये हमारे कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब रिपेयर्स पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट आ रही है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। तो ये चेक के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लास्ट में देखेंगे, जाएगा ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके, फिर उसके बाद आगे चले हम, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021 400। पिछले साल का ऑनरेरियम 400 है और इस साल के लिए एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 7। कह रहे हैं इस साल के लिए ना हम ऑनरेरियम को बढ़ाएंगे 200 रुपये से। तो हम कह सकते हैं इस साल का ऑनरेरियम हो जाएगा 600 रुपये। तो हमें गिवन है 2021 का ऑनरेरियम 400 रुपये। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, इस अकाउंट में साफ साफ लिखा है 400 रुपये जो दिए हैं वो पिछले साल के दिए हैं, और इस साल के लिए कह रहे हैं 200 रुपये से बढ़ा दो। इसका मतलब तो सिंपल है, करंट ईयर का ऑनरेरियम 600 रुपये हो गया। करंट ईयर का ऑनरेरियम कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पिछले साल का ऑनरेरियम जाएगा? नहीं। आने वाले साल का जाएगा? नहीं। किस साल का जाएगा? करंट ईयर का जाएगा। तो इस साल का जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 600 रुपये इस साल का ऑनरेरियम। अब कमाल की बात यह है कि इस साल का ऑनरेरियम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो है ही नहीं। वहाँ तो जो ऑनरेरियम है वो तो पिछले साल का है। तो इस साल का 600 रुपये का ऑनरेरियम हमने दिया कि हमने नहीं दिया? क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? तो ये तो यही कहना चाह रहा है इस साल का तो पेमेंट ही नहीं हुई अभी तक, क्योंकि अगर हमारी पेमेंट है तो वो हमें पेमेंट साइड पे दिखेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस साल वाला तो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है, और अगर हमने पिछले साल वाला इस साल पे किया है, मतलब ये जो 400 रुपये हैं ये 1 अप्रैल को क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग।
तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो हमने अब पे किया है, और इस साल का 600 तो हमने अभी तक पे ही नहीं किया। तो इसका मतलब हम कहाँ कहाँ जाएं, देखो सबसे पहले चलो ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें डालो आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम। शुरू में आउटस्टैंडिंग रहा होगा 400 रुपये, इसीलिए तो हमने अब पे किया इसे। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था हमारा 400 रुपये, ठीक है। फिर चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे ऑनरेरियम कितना आएगा 600, जितना इस साल का है, और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम अगेन 600, ये इसकी एडजस्टमेंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 600 रुपये दोनों तरफ, और हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में 400। अब देखो 400 रुपये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आ रहे हैं, फर्दर एक ही जगह जाएंगे, वो एक ही जगह गए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। 600 रुपये एडजस्टमेंट से आ रहे हैं, दोनों जगह जाएंगे, दोनों जगह गए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी और बैलेंस शीट में भी। यहाँ तक किसी एडजस्टमेंट में कोई डाउट? ओके, फिर आगे चलते हैं हम, क्योंकि अब हम मेन एडजस्टमेंट पर आ गए हैं। बैलेंस एट बैंक गिवन है हमें, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। बैंक बैलेंस, डिपॉजिट का तो सेम ही रहेगा 3090, करंट का हम अभी चेक करेंगे, वर्किंग नोट से लाएंगे, और कैश हमारे पास है 250। दस 15 सेकेंड मैं रुक रही हूँ, किसी का कुछ रह गया हो तो आप कंप्लीट कर लें पोस्टिंग। तो चलिए देखें अब हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। देखो सब्सक्रिप्शन हो गया है, प्रिंटिंग हो गई है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, क्या हम इसको क्लोज कर सकते हैं अब? यस, इससे रिलेटेड सब कुछ हो गया है। पहले ज़रा इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करते हैं, क्या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है? $470 की डेप्रिसिएशन आप बता रहे हो। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो इक्विपमेंट अकाउंट का हिस्सा नहीं बनेगा। वो हिस्सा कहाँ पर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा आप रिपेयर्स को कैपिटल नहीं मान सकते, रिपेयर्स का नेचर रेवेन्यू रहेगा, और वो P&L में ही जाएंगे, इस चैप्टर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे। 460 की डेप्रिसिएशन आ रही है, 460 ही आ रही है। क्लासरूम स्टूडेंट्स, कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? नहीं निकाला अभी तक? तो 470 पे बात हमारी पक्की हुई है, 470 का डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट को हमने क्लोज कर दिया है, और डेप्रिसिएशन आ गई है 470 की। फर्दर एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं हम। बोनस टू ग्राउंड्समैन हो गया है, ऑनरेरियम कंप्लीटेड, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद इंटरेस्ट एंड चेक्स। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, और क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट 30, इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन पासबुक 20 एट ईयर एंड। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,
इस साल का इंटरेस्ट जो मिल चुका है वो 30 रुपीज़ है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है। और एक नया शब्द आया, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि इंटरेस्ट की एंट्री पासबुक में किस दिन होती है? इंटरेस्ट की एंट्री पासबुक में किस दिन होती है? जब इंटरेस्ट होता है हमारा या जब इंटरेस्ट मिलता है? यस, करेक्ट, जब इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, इसको हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिला हमें। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, क्योंकि पासबुक में एंटर कब होता है? जब मिलता है। तो अगर एंटर नहीं हुआ मतलब अभी हमें नहीं मिला। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, हमारा बन चुका है फिर भी नहीं मिला, क्या हम उसे कह सकते हैं अक्रूड इंटरेस्ट? इसी को हम बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। हमारा ड्यू हो चुका है बट अभी तक पासबुक में नहीं आया, मतलब हमें मिला नहीं है ये, लेकिन इंटरेस्ट हमारा अक्रू हो चुका है। तो इंटरेस्ट जो हमारा अक्रू हो चुका है, जिसको हमने अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं है, तो उसे अब हम दिखाएंगे, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और अक्रूड इंटरेस्ट हमारी बुक्स के अंदर दिखाई देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या इस एडजस्टमेंट का कोई इफ़ेक्ट वो करंट अकाउंट के ठीक होने में जाना है? तो देखो, ये जो 20 रुपये हैं ये पासबुक में तो एंटर नहीं हुए हैं, क्या ये कैश बुक में एंटर हुए हैं? मुझे ये बताओ। 20 रुपये पासबुक में तो एंटर हुए ही नहीं, वो तो क्लियर हो गया, लेकिन ये 20 रुपये क्या कैश बुक में एंटर हुए हैं? क्या ये 20 रुपये कैश बुक में एंटर हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अरे घबराओ नहीं, क्या होगा गलत बोलने से? कुछ नहीं होगा। मैम हुए हैं। हुए हैं, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, जल्दी जल्दी माइक दो, जल्दी जल्दी बोलो। मैम हो गए। ओके, नेक्स्ट। नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट। नहीं हुए। नेक्स्ट। नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट। नहीं हुए। ओके, नहीं हुए। ओके। देखो, अब कुछ बच्चों ने कहा यस और कुछ बच्चों ने कहा नो। जिन बच्चों ने कहा नहीं हुए हैं वो ज़रा मुस्कुरा सकते हैं, उनको बात समझ में आई है कि ये 20 रुपये कैश बुक में कहाँ चले गए अभी। और जिन बच्चों ने कहा हुए हैं यस, आप 1 मिनट ज़रा ये सोचो कि कौन सी एंट्री हमने बनाई होगी जो ये कैश बुक में चले गए। अक्रूड इंटरेस्ट के लिए हम एंट्री क्या बनाते हैं? हमारी एंट्री बनती है अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो जिनका आंसर गलत हुआ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पेपर में नहीं होगा ना। अब गलत का फ़ायदा ये अब पेपर में नहीं होगा। हम अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बनाते हैं अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो क्योंकि इस एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं आया, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं गई है। तो ये एक ऐसी एंट्री है जो ना पासबुक में गई है ना कैश बुक में गई है। तो क्या ये हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी? नहीं, क्योंकि ये एंट्री दोनों ही बुक्स में नहीं है। तो वो जो हमें करंट अकाउंट को भी करेक्ट करना है उसमें इस एंट्री का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्री ना तो पासबुक में गई है ना कैश बुक में गई है। तो पहली चीज़ तो ये वहाँ पे गई ही नहीं है, तो ये बीआरएस की एंट्री नहीं है। अब नेक्स्ट कदम है कि भाई पोस्टिंग हम इसकी कैसे करें। 30 रुपये का इंटरेस्ट मिल चुका है, 20 रुपये का अक्रूड है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें कितना जाने वाला है? 30 + 20। इसमें पूरे साल का जाएगा, मिला चाहे नहीं मिला। 30 मिल गया, 20 मिलना बाकी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 50, और हमारी बैलेंस शीट दिखाएगी इंटरेस्ट अक्रूड 20 रुपीज़।
तो हम इसको दोनों तरफ पोस्ट करके आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय इंटरेस्ट, 30 रिसीव्ड 20 अक्रूड, और बैलेंस शीट दिखाएगी अक्रूड इंटरेस्ट 20 रुपीज़। करंट अकाउंट को हम करेक्ट करेंगे एज पर कैश बुक, लेकिन उसमें इस एडजस्टमेंट का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये ना पासबुक में हुई है ना कैश बुक में हुई है, तो इसकी वजह से बैलेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एंट्री करंट अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ इंटरेस्ट है वो हमने शो कर दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप बनाएं। क्लियर? आगे चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे हम। करंट अकाउंट के बैलेंस को करेक्ट करेंगे। हमें गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। हमें ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। करंट अकाउंट के बैलेंस की बात कर रहे हैं हम। करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 600, क्लोजिंग बैलेंस 150। बैलेंस एज पर पासबुक हमें गिवन है, हमें पहुंचना है बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे मैंने ये शब्द लिखे वैसे ही आपको कुछ अपनापन आया। आपने कहा अरे यही करना है, बस यही तो करना है। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है और हमें क्या निकालना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये तो हमने पता नहीं कितने क्वेश्चंस में निकाल डाला है। और ये पासबुक से कैश बुक तक जाने में बीच में कौन अटका है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3। और तो कोई बची नहीं अब एडजस्टमेंट, ये हमने ये भी कर डाली। अब बचा क्या है, चेक अनप्रेजेंटेड। किस बात का चेक है, रिपेयर्स का चेक है। अरे किसी भी बात का चेक हो, हमें तो सिर्फ ये बता दो चेक प्रेजेंटेड है कि अनप्रेजेंटेड। फिलहाल बीआरएस के अंदर मुझे क्या करना है, किस बात का चेक है, रिपेयर्स का चेक हो या रिटर्न का चेक हो या फलाना का चेक हो या ढमकाना का चेक हो, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी मर्जी का चेक हो। आप ये बोलो चेक प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो आपके सामने गिवन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये तो एडजस्टमेंट और अपनी हो गई। अच्छा ये लिखना, यही तो हमें पता ही है फिर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओपनिंग 300, क्लोजिंग 260। भाई किस बात का चेक है, हमें क्या लेना देना है, किसी भी बात का चेक हो, मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए फ़िलहाल। चेक प्रेजेंटेड है कि नहीं है मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये चेक प्रेजेंटेड नहीं है। अब वही हाथ मूवमेंट आ गई, हमने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर पासबुक से, और किसे एडजस्ट करना है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बोलो प्लस करेंगे माइनस, पासबुक कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक का बैलेंस कम है। पासबुक से कैश बुक तक जाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस। येलो माइनस कर देते हैं, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया 300, क्लोजिंग हमारा आ गया ओवरड्राफ्ट 110। बात ख़त्म। हमें करंट अकाउंट का बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए था, आ गया। क्वेश्चन कह रहा था मैं तो बैलेंस एज पर पासबुक दूंगा, हमने कहा दे दे, लेकिन बुक्स में नहीं जा सकता। बुक्स में क्या जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, अब इसे बुक्स में ले जाते हैं। आराम से देखो, कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन को कैसे भी करके अपना बनाना है, हर तरीके से घबराना नहीं है, अपना बनाना है उसे।
तो जो किया है, जो समझ में आए आप उसे करो, क्वेश्चन आपका अपना बनेगा, अपना बनते ही वो सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है आपको? तो कोई डाउट नहीं है, इसको पोस्ट कर देते हैं। दोनों बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में, ओपनिंग हमारी बैलेंस शीट में गया 300, ओपनिंग बैलेंस शीट करंट अकाउंट 300, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट अकाउंट नहीं रहा, अब तो आ गया है ओवरड्राफ्ट। अब तो हमारा ओवरड्राफ्ट आ रहा है 110 रुपीज़ का। तो अब इस समय बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, तो हम लाइबिलिटी साइड पर आ गए 110। हाँ जी, लेस वर्ड लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस वर्ड लिखिए, माइनस लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, इन सब में कहीं नंबर डिडक्ट नहीं होते सारे। अब सब कुछ कर दो आप, लेस भी लिख दो, माइनस का साइन भी लगा दो, ब्रैकेट भी लगा दो, सब कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, रिपेयर्स वाली। हमें गिवन है रिपेयर्स ऑन इक्विपमेंट 500, ये है पेड। अब इस रिपेयर से हमारा चेक कनेक्ट होगा, बीआरएस में कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो किसी भी वजह से हो चेक, बीआरएस में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वो चेक रिपेयर्स का था, ये बात यहाँ कनेक्ट होगी। हमने रिपेयर्स की वजह से एक चेक दिया था, और ये जो चेक है ये हमने इशू किया था, प्रेजेंट नहीं हुआ ये अब ये, लेकिन इशू की जो डेट्स हैं हमारे पास, एक तो हमारा ओपनिंग में था 1 अप्रैल, ये हमारा था 300 का, और एक हमारा क्लोजिंग में था जो हमारा था 260 का। तो हमारे पास ये जो रिपेयर्स हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है, पूरे साल में आप 500 रुपये का खर्चा तो रिपेयर्स पे कर चुके हो, ये तो आपने खर्चा कर दिया है। इसके अलावा ओपनिंग में 1 अप्रैल को भी एक चेक रिपेयर्स का ही इशू हुआ था 300 रुपये का, और क्लोजिंग में 31 मार्च को भी एक चेक फिर से रिपेयर्स की पेमेंट का ही इशू हुआ है 260 रुपये का। मतलब कि ये सारा खर्चा रिपेयर्स के ऊपर ही हो रहा है। आपने ये सोचना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाएं। अब आखिर करंट ईयर की रिपेयर्स हैं कितनी? 500 रुपये की पेमेंट हो चुकी है, हमने 1 अप्रैल को भी 300 का चेक दिया है, हमने 31 मार्च को भी 260 का चेक दिया है, तो रिपेयर्स हैं कितनी करंट ईयर की? तो आप देखो, इसको तो हम सिंपली ऐसे नहीं मान सकते, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, यही बात तो हुई। अगर आपने 1 अप्रैल को 300 रुपये का चेक आप दे रहे हो तो पिछले साल का ही तो दे रहे हो। अभी तो हमारा साल ओपन नहीं हुआ, करंट ईयर की रिपेयर्स कहाँ से हो जाएंगी? पिछले साल की होंगी, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। और अगर आप 31 मार्च को आप चेक दे रहे हो, मतलब ये क्लोजिंग का ही अमाउंट है जो आप दे रहे हो। तो इस साल की रिपेयर्स हैं कितनी, वो निकालने के लिए अमाउंट हमारा 500, ऐड किया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस किया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो हमारी रिपेयर्स आ गई 460 रुपये की। तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की रिपेयर्स जाएंगी 460, साथ ही साथ हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स जाएंगी 260, और ओपनिंग बैलेंस शीट की आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स जो हैं वो 300 रुपये। इस तरीके से हमें इसे दिखाना है। हाँ, अच्छा ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग मतलब इसका नेचर आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में हम नहीं ले जाएंगे। आई एम सो सॉरी, वो मेरे माइंड से निकल गया। चेक हम इशू कर चुके हैं, तो हमारे पार्ट पे आउटस्टैंडिंग नहीं है, हमने इसका पेमेंट कर दिया है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बैलेंस शीट में नहीं ले जा रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम इसका पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन इसका नेचर वही वाला है, इसलिए हमने करंट ईयर रिपेयर्स निकाल लिया है 460 रुपीज़ के। तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 460, बैलेंस शीट पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये चेक इशूड है, तो हम तो पेमेंट कर चुके हैं अपनी तरफ से,
प्रेजेंट नहीं हुआ लेकिन हमने पेमेंट इसकी कर दी है। ओके, ऑल डाउट्स क्लियर? तो हम इसको डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टू हमारे रिपेयर्स 460। ठीक है, बैलेंस शीट में हम नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया है। तो इसी के साथ हमारी एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर देते हैं और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फंड। $3080 हमारा कैपिटल फंड आ रहा है। ले जाते हैं इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए सबका आ गया 3080। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सरप्लस भी निकाल चुके हैं 40 रुपीज़ का। चेक कर लेते हैं अभी हम। तो सरप्लस आप बता रहे हो 40 रुपीज़। ओके, 5-6 बच्चों ने ओके कर दिया है। सरप्लस आपका आ रहा है 40। चेक कर लीजिएगा एक बार सभी। और बैलेंस शीट टोटल भी कुछ बच्चे कर चुके हैं 5210। तो सभी कह रहे हैं क्लियर हो गया है। उम्मीद है बैलेंस शीट टैली हो गई होगी। और ओके, किसी का कोई डाउट नहीं रहा है तो थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।